हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जो कि है क्लास 12 का चैप्टर 1, जो अभी डिसाइड हो चुका है कि दिस इज़ चैप्टर 1, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने जो नई बुक्स जो लॉन्च की हैं उसमें पहला चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन है। इससे पहले सॉलिड हुआ करता था, सॉलिड स्टेट, लेकिन अब वो सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। चैप्टर का नाम क्या है? इट इज़ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन होते क्या हैं? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। दे आर द होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर? देखिए, यहाँ जो वर्ड यूज़ हो रहा है होमो, इसका मतलब होता है सेम, या हम बोल सकते हैं सिमिलर। जब भी कोई सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसमें ना कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो कंपोनेंट्स जब मिक्सअप होते हैं तो उनकी मिक्सिंग इस तरह होनी चाहिए कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जितना भी सॉल्यूशन आपका बना हुआ है उसमें उनका कॉम्पोजिशन सेम होना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी, लेने वाली हूँ, ठीक। अब इस पानी में हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा सॉल्ट। अभी मैं किसी चीज़ की रेसिपी नहीं बना रही हूँ, लेकिन आपको समझा रही हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ मैंने सॉल्ट ऐड किया और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ कि इस पानी में मैंने सॉल्ट ऐड किया था, तो इस पानी को मैं कहूँगी नाउ इट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस चीज़ का हो गया? सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ ये जो सॉल्यूशन बना है दिस इज़ होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों है होमोजेनियस सॉल्यूशन? क्योंकि यहाँ पर जब नमक मैंने इसमें डिज़ोल्व किया तो ये कम्प्लीटली पूरी तरीके से पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है और आपको कहीं भी नमक नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया कि इसका कॉम्पोजिशन क्या हो गया? सिमिलर, होमोजीनियस। अब ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक सिप इस सॉल्यूशन की लूँगी तो मुझे ऊपर थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा, देन मुझे पानी जैसा नॉर्मल टेस्ट आने लगेगा और फिर से दोबारा से नमकीन टेस्ट आने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको अगर मैं 2-3 घंटे 2-3 दिन भी रख दूँगी तो ये सॉल्यूशन ऐसा ही बना रहेगा। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नॉन एज होमोजीनियस सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो लिखा है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि सॉल्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि दो ही कंपोनेंट मिले हों। जब दो कंपोनेंट मिले हुए होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये दो कंपोनेंट जब ऐड होते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है। अब मुझे इसमें क्या करना है? मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया, ओके। लेमन ऐड करने के बाद क्या हुआ? जो लेमन जूस था वो भी इसके अंदर पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया। तो अब इसके अंदर कितने कंपोनेंट हो गए हैं? 3 कंपोनेंट, लेकिन स्टिल इट इज़ होमोजेनियस सॉल्यूशन। इसमें मैं क्या ऐड कर सकती हूँ? इसमें मैं शुगर भी ऐड कर सकती हूँ। शुगर ऐड करने के बाद भी ये होमोजेनियस सॉल्यूशन ही रहेगा, क्योंकि वो शुगर भी इसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। और उसका जो टेस्ट होगा, या हम कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम ही रहेगा। अब एक और आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो किसी चीज़ में कि इस तरह का कोई चीज़ जिसके अंदर ऐसी चीज़ मिला दी जाए जो उसमें कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं हो रही हो, तो क्या हम उसको सॉल्यूशन बोल सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ना अब पानी में चॉक पाउडर मिलाने वाली हूँ, ठीक है। ये पानी है और इसमें मैं चॉक पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक। अब ये मुझसे टूट नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन थोड़ा थोड़ा चॉक पाउडर इसमें निकल रहा है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो चॉक पाउडर मैंने ऐड किया है, ये थोड़ी देर के बाद चॉक पाउडर इसमें नीचे जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। तो अब मैंने इसमें क्या करना है? इसको कम्प्लीटली मिक्सअप कर देना है, ठीक है।
अब मिक्स करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये जो चॉक पाउडर है ना वो अच्छी तरीके से इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद ना चॉक पाउडर नीचे जाकर सेटल्ड हो जाता है। तो इस तरह का कोई तैयार करते हो आप मिक्सचर, तो उसे मिक्सचर ही बोला जाएगा, वो सोल्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ है और जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन सेम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे पानी जब टर्बिड होता है यानी मिट्टी घुली हुई होती है, तो थोड़ी देर बाद उस पानी को जब आप रखोगे तो वो मिट्टी ना पूरी नीचे सेट हो जाती है। तो वो पूरा नीचे सेट हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ए सोल्यूशन, वो होमोजेनियस सोल्यूशन नहीं है, वो एक मिक्सचर है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं आटे का। आटा मतलब व्हीट फ्लावर जो होता है, उसको पानी में डिज़ोल्व करोगे तो वो भी थोड़ी देर के बाद नीचे जाकर सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, मिक्सचर के। अब मिक्सचर से याद आ गया मुझे नमकीन। अब मार्केट में जो नमकीन मिलता है उसमें आपने देखा होगा, उसमें दाल भी होती है, मूंगफली भी होती है, उसमें चना भी होता है, उसमें सेव भी होते हैं, गाठिए भी होते हैं, लेकिन क्या वो यूनिफॉर्म होते हैं? अगर मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं सभी में, तो क्या सबके पास 2 मूंगफली और 3 चने जाएंगे? नहीं ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी के पास एक भी मूंगफली नहीं पहुँची और किसी के पास 4 मूंगफली दाने पहुँच गए। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा एक मिक्सचर था जहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं था। सो इट विल नॉट कंसिडर्ड एज ए सोल्यूशन। आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन तो सोल्यूशन का समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सोल्यूशन के और क्या हो सकते हैं। हमारे आसपास सोल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होगा वो है एयर। ठीक है, एयर कैसे हो सकती है? आपको मालूम है कि एयर में ना बहुत सारी गैसेस होती हैं। अब वो गैसेस कौन सी हो सकती हैं? इसमें ऑक्सीजन हो सकता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है एंड सो ऑन। तो इतनी सारी गैसेस जब मिली हुई हैं एयर में, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं ये बोलूं कि इस जगह मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, दूसरी जगह मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर मुझे कम ऑक्सीजन मिल रहा है, या मेरे रूम के किसी एक कोने में ऑक्सीजन कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस है ये ना पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है। सो एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर हम बोल सकते हैं एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सोल्यूशन। समझ गए? तो ये जो सोल्यूशन है ना, अब आपको मैंने एक एग्जांपल कैसे दिए, एक वाटर के साथ मैंने सॉलिड को मिक्सअप किया, जहाँ पर आप देख रहे थे कि सॉल्ट को मिक्स कर दिया वाटर के साथ, राइट। दूसरा मैंने उसी में ही लिक्विड को भी ऐड कर दिया, दैट मीन्स लिक्विड टू लिक्विड भी एक सोल्यूशन बन सकता है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ एयर का। इसका मतलब क्या हुआ कि गैसेस में आपस में मिलने के बाद वो भी एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम सोल्यूशन को कैटेगराइज करते हैं या उनके हम टाइप्स लिखते हैं, तो कैसे आप लिख सकते हो कि सोल्यूशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब हम सोल्यूशन के टाइप्स लिखेंगे उससे पहले हमें उसके कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। ठीक है, सो भाई क्या होते हैं कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए? एक हो गया सॉल्वेंट और दूसरा हो गया है सॉल्यूट। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कैमरा चेक करने दो, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ओके, वेरी गुड, सब सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसकी क्वांटिटी लेस होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, जो लार्जर क्वांटिटी में होता है दैट इज़ नॉन एज सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। अब मैं फिर से एग्जांपल मेरे ग्लास का ले लेती हूँ। अब तुमने यहाँ पर क्या देखा था कि पानी बहुत ज़्यादा था और उसमें जो मैंने नमक ऐड किया, जो सॉल्ट ऐड किया, वो कितना था? बहुत कम क्वांटिटी में। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जो वाटर है इसको मैं बोलूँगी सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट मेरे पास है इसको मैं बोलूँगी सॉल्यूट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें ना स्टेट्स होती हैं। कैसी स्टेट्स होती हैं कि सॉल्यूशन हो सकता है सॉलिड स्टेट का,
इट कुड बी लिक्विड और गैसियस स्टेट, ठीक है। सो ये क्या हो गई, स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन, स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करेगा कि स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस? जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वही, यानी सॉल्वेंट की स्टेट जो होगी वही स्टेट किसकी हो जाएगी, वही स्टेट हो जाएगी हमारे सॉल्यूशन की। तो यहाँ जो मैंने सॉल्यूशन बनाया है इसमें मैंने लिक्विड एंड सॉलिड का कॉम्बिनेशन किया, बट इस सॉल्यूशन की स्टेट क्या है, इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। वेरी गुड। अब इसके बाद मैं दूसरा कॉम्पोजिशन आपको बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैसेस है ना, एयर जो होती है उसमें गैसेस मिक्सर रहती हैं। अब गैसेस जो मिक्सअप हैं तो यहाँ पर गैस ही गैस में मिली हुई है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आपका स्टेट होगा दैट विल बी गैसियस स्टेट, ठीक है। लेकिन क्या ये सॉलिड स्टेट में जा सकता है, क्या ये दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम इनके एग्जाम्पल धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो लार्ज क्वांटिटी में होता है दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट, जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। हमें एक बार और थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दूँ। हाँ जी, तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा उसकी स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। चलो अभी तो हमने एक एग्जांपल देख लिया जिसके अंदर हमने लिक्विड टू लिक्विड मिला दिया, सॉलिड टू सॉलिड मिला दिया, मतलब सॉलिड टू सॉलिड का तो एग्जांपल मैंने दिया ही नहीं। सॉलिड टू सॉलिड का एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है ब्रास, इसका एग्जांपल हो सकता है ब्रॉन्ज। जो अलॉयज होते हैं, अलॉय क्या होते हैं, अलॉय दो मेटल के कॉम्बिनेशन से अलॉय का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का कॉम्बिनेशन। कॉपर और जिंक जब आपस में मिक्सअप हो जाते हैं और एक नए कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ब्रास का फॉर्मेशन कर लेते हैं, नए सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दैट इज़ सॉलिड सॉल्यूशन। तो जब आप ब्रास देखोगे तो आपको ऐसा कहीं भी नहीं लगेगा कि इसमें कहीं आपको कॉपर दिखाई दे रहा है या कहीं आपको जिंक दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और एक नए सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्टेट के अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करते हैं। और अभी आपको कंपोनेंट पता चल गए कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दीज आर द टू कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको कैटेगराइज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, ठीक है। या हम इसमें ये बोल दें कि जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसके हिसाब से हमारी जो स्टेट है वो डिसाइड होती है। सो नंबर 1 लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का लिक्विड स्टेट कब होगा, जब इसका जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, सॉल्वेंट मस्ट बी लिक्विड। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो स्टेट क्या हो जाएगी, दैट विल बी लिक्विड स्टेट। अब इस लिक्विड में क्या क्या चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं और ये कितने तरीके के हो सकते हैं। लिक्विड में लिक्विड मिक्सअप हो सकता है, बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे इसको, लिक्विड टू लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड मिक्सअप हो सकता है जिसको हम बोलेंगे सॉलिड टू लिक्विड। और लिक्विड में गैसेस भी मिक्सअप हो सकती हैं जिसको हम बोलेंगे गैस टू लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट में 3 तरह के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैसेस टू लिक्विड, राइट। लिक्विड टू लिक्विड का एग्जाम्पल बताओ, कितना आसान है, अल्कोहल प्लस वाटर, लिक्विड टू लिक्विड एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी तुम्हें बताया, लेमन जूस प्लस वाटर, राइट। तीसरा एग्जाम्पल तुम खुद बोलो फटाफट के क्या हो सकता है, ठीक। सॉलिड टू लिक्विड अभी समझाया, कितना इजी एग्जाम्पल है, सॉल्ट प्लस वाटर, salt plus water, this is solid to liquid solution. Next example is sugar plus water, sugar plus water, this is also solid to liquid. Next one is gas to liquid,
गैस टू लिक्विड में आप एग्जाम्पल दे सकते हो ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस वाटर। आपको मालूम होगा जितनी भी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। सो ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक, अब भाई ये क्या होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक? कार्बोनेटेड ड्रिंक वो ड्रिंक होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, जैसे कि आपकी हो गई पेप्सी, थम्स अप, और कौन से हो सकते हैं, फैंटा, राइट। इनमें क्या होता है, जो फिज़ अपेयर होता है, एपी फिज़ से याद आ गया, जो फिज़ आता है वो किस तरह से होता है कि बहुत प्रेशर के साथ उन कार्बन डाइऑक्साइड को ना उस लिक्विड के अंदर प्रेशर के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। सो जैसे ही आप उसका प्रेशर रिलीज़ करते हो, ओपन करते हो बॉटल, तो वो पूरा फिज़ बाहर निकलता है। मतलब प्रेशर रिलीज़ हुआ तो जो प्रेशर के कारण जितनी भी गैस इसमें दबी हुई थी वो सारी की सारी बाहर निकलने लगती है। तो उससे पहले तक वो एक सोल्यूशन था जिसमें गैस डिज़ोल्व हुई थी किसी लिक्विड में, ठीक है ना। तो ये हमारे सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ सोल्यूशन। और लिक्विड स्टेट कब होगी? जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और वो तीन तरीके का हो सकता है, लिक्विड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड एंड गैसेस टू लिक्विड, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट कर लो आप। और अब मैं चली जाती हूँ मेरे सेकेंड एग्जाम्पल पर। अच्छा, टीचर के लिए ये बड़ा अच्छा होता है कि उन्हें ना बहुत ज़्यादा बार बार ना लिखना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज, लिखना तो बहुत पड़ता है लेकिन तुम्हारे तरह वहीं से स्टार्ट, अलग से पेज नहीं लेना पड़ता, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं हम। सेकंड, गैशियस स्टेट ऑफ सोल्यूशन। गैशियस स्टेट ऑफ सोल्यूशन, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्वेंट जब गैस है, राइट, हमारा जो सॉल्वेंट है वो गैस होगा, तब ये क्या कहलाएगा? गैशियस स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये तीन तरीके से होगा, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, राइट। जब लिक्विड किसी गैस में मिक्सअप होता है तो उसको हम बोलते हैं लिक्विड टू गैस सॉल्यूशन। सॉलिड जब मिक्सअप होगा तो सॉलिड टू गैस सॉल्यूशन, और दूसरा होता है गैस टू गैस, ठीक है। अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि आपको एक एग्जाम्पल तो बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा, एयर, राइट। गैस टू गैस में हम क्या बोल सकते हैं? एयर। एयर क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें सारी गैसेस जो है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस आपस में मिली हुई हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं सॉलिड टू गैस का, सॉलिड टू गैस में हम क्या कह सकते हैं? कैम्फर को जब आप नाइट्रोजन गैस के साथ मिलाते हो तो ये हो जाएगा आपका सॉलिड टू गैस, है ना। कैम्फर मालूम है ना, कपूर, उसको हम मिला सकते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सॉलिड टू गैस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए लिक्विड टू गैस क्या होगा? लिक्विड टू गैस, जहाँ पर गैस ज़्यादा होगा और लिक्विड की जो क्वांटिटी है वो कम होगी। इसका मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि मिस्ट फॉर्मेशन, जैसे कि पानी में वो बहुत, जब रेनी सीज़न हो जाता है उस टाइम पर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो बहुत धीरे छोटे छोटे से पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं पानी के, वो पूरे के पूरे गैस के अंदर मिक्सअप होते हैं। तो वो एक एग्जांपल हो सकता है लिक्विड टू गैस का, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, नेक्स्ट इसके ऊपर अगर हम पहुंच जाएं तो वो क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या होंगे इनके अंदर और एग्जांपल? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे और एग्जांपल बताइए कि गैस सॉल्यूशन और क्या हो सकते हैं, तो इनके एग्जांपल क्या होंगे? सोचिए फटाफट, और सोचने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनके एग्जाम्पल आपने और क्या ढूंढे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आ जाएगा यहाँ पर सॉलिड स्टेट में, ठीक है। ये क्या आ गया? सॉलिड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में आपको क्या करना है? जब आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा तब आप इसको बोल सकते हो सॉलिड स्टेट, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए फटाफट, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको किस चीज़ का, ब्रास का और ब्रोंज, यस ब्रास, और मैंने आपको किसका एग्जाम्पल दिया था, ब्रॉन्ज का, जो आपका हो सकता है सॉलिड टू सॉलिड, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ब्रास। ब्रास में क्या आ जाएगा, कॉपर और जिंक जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो ये एग्जाम्पल होगा सॉलिड टू सॉलिड। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो गोल्ड का। आपको पता होगा कि 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसका कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है, हमेशा जो ज्वेलरी बनती है दैट इज़ ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। तो 2% इसके अंदर क्या मिला होगा, इसमें 2% मिल सकता है कॉपर, ठीक है, क्योंकि जो गोल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उससे आप ज्वेलरी को नहीं बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आप आयरन देखोगे तो आयरन भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, उसमें कार्बन मिक्सअप होता है, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल हो गया, कार्बन अगर इसके अंदर आप मिला रहे हो तो कार्बन मिक्सअप हो जाएगा इसमें सॉलिड में, है ना, सॉलिड के अंदर गैस मिक्सअप हो रही है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या देख लेते हैं, गैस, गैस टू सॉलिड, गैस टू सॉलिड, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। आप ना जब आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो यहाँ पर आप पढ़ोगे कि एक शी होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब आप बनाते हो तो उसमें हाइड्रोजन को हम मिक्सअप करवाते हैं प्लैटिनम के साथ, ठीक है। तो हाइड्रोजन की मिक्सिंग, हाइड्रोजन क्योंकि गैस है, इसको प्लैटिनम के साथ भी मिक्स करवा सकते हो और प्लैटिनम के साथ भी मिक्स करवा सकते हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ गैस टू सॉलिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड यानी लिक्विड को किसी सॉलिड में मिक्सअप करना। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया हुआ है जिसके अंदर क्या हुआ है, मेरे पास सॉलिड है। सॉलिड मतलब इसमें मैंने नमक लिया हुआ था, ठीक है ना। इसमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉप पानी इसके अंदर मिला दूंगी तो ये कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पर स्टेट क्या रह गई है, स्टेट इज स्टिल रिमेन सॉलिड। तो यहाँ पर जो स्टेट इसकी हो जाएगी वो सॉलिड ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी में मेरे पास सॉलिड था। दूसरा एग्जाम्पल इसका हो सकता है अमलगम। अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है मैरकुरी। मैरकुरी का कॉम्पोजिशन जब हम करते हैं किसी और के साथ उसको मिलाते हैं तो वो अमलगम लिक्विड स्टेट में बनता है। और इसको अगर मैं किसके साथ मिला दूँ, सॉलिड स्टेट में, सोडियम के साथ अगर हम मिक्सअप कर देते हैं तो सोडियम एक सॉलिड स्टेट में है, तो अमलगम जो कि मैरकुरी का बना हुआ है जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसको अगर मैं सॉलिड सोडियम के साथ मिक्स कर देती हूँ तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा, लिक्विड टू सॉलिड, है ना। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको 3 स्टेट बताई, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सो लिक्विड स्टेट कब होगी, जब सॉल्वेंट ही लिक्विड होगा, जिसको जो लार्जर क्वांटिटी में वो लिक्विड होगा, तो स्टेट्स आपकी सारी क्या हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट कब हो जाएगा, गैसियस स्टेट में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, गैसियस स्टेट में जब सॉल्वेंट गैसियस होगा उस टाइम पर आप जो भी मिक्सअप करोगे किसी भी, चाहे उसमें लिक्विड मिक्स करो, सॉलिड करो या गैस करो, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपके सेट हो रहे हैं वो गैसियस स्टेट में सेट हो जाएंगे सॉल्यूशन के। नेक्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट। तो सॉल्वेंट अगर सॉलिड है और उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी मिला रहे हो आप, तो लेकिन उसका जो स्टेट होगा इट विल रिमेन सॉलिड ओनली, ठीक है। अब इतना हमने समझ लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, चलो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करती हूँ। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ना काफ़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये आपको एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इनके सामने लिख देती हूँ GKP, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी सॉल्यूशन को ले रहे हो तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो मिले हुए हैं
वो कितनी मात्रा में मिले हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो पता अगर हम लगाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अगर हम मोटे तौर पर बात करें, मतलब जनरल ऊपर से बात करें, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एक हो सकता है क्वालिटेटिव और दूसरा हो सकता है क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या हुआ? क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी बताना, सिंपल सी बात। जैसे फिर से मैं वही अपना एग्जांपल ले लेती हूँ ग्लास का, कि इसमें मैंने नमक मिलाया हुआ था, नींबू भी मिलाया हुआ था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर तुम्हें बताना है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो तुम टेस्ट करके बता सकते हो। तो टेस्ट करने में क्या बताओगे कि हाँ ये थोड़ा फीका है, या थोड़ा कड़वा है, या ज़्यादा खट्टा है, या कम खट्टा है। समझ गए? तो इस तरह से जो चीज़ें बताई जाती हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाती हैं क्वालिटेटिव। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं साइंस, तो हमें यहाँ पर ना एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो हम कौन से टर्म्स को यूज़ करेंगे? क्वांटिटेटिव, राइट। इससे क्या पता चलेगा कि क्वांटिटी पता चलेगी कि इतना मीठा है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी वो कितना मिला हुआ है जिसकी वजह से कोई चीज़ मीठी हो रही है, फीकी हो रही है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना, जैसे चाय किसी ने फीकी बनाई है, इसका मतलब क्या है? शक्कर कम है। शक्कर कम है लेकिन कितनी कम है, समझ में आ रहा है? या बहुत ज़्यादा मीठा किसी ने बना दिया तो हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी शक्कर इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। तो वो ज़्यादा मीठा में कितनी शक्कर मिली हुई है वो हमें पता लगाना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटी पता लगाना है तो क्वांटिटेटिव। तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को किस तरह बता सकते हैं? जो क्वांटिटी पे बेस्ड होती हैं, यानी जो आपको ये बताएंगे कि कितना परसेंटेज किसी चीज़ को मिलाया गया है। तो ये हो सकता है मास परसेंटेज, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं W/W। सेकेंड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको आप डिनोट करोगे V/V से। थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम डिनोट करेंगे W/V से, राइट। फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ppm। फिफ्थ वन इज मोल फ्रैक्शन। सिक्स्थ वन इज मोलालिटी, इसको डिनोट किया जाता है साई से। मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। एंड सेवेंथ वन इज मोलारिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। एंड लास्ट वन इज नॉर्मेलिटी, एट्थ वन इज नॉर्मेलिटी, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। ओके, अब यहाँ देखो जरा, ये जो तीन टर्म्स हैं, कौन कौन से? तीन नहीं, चार। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इसके वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक। अभी इस जो आपका ये जो करंट वीडियो अभी चल रहा है, इस रनिंग वीडियो में हम ये चार चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी की चार चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने इससे पहले सॉल्यूशन मैराथन के नाम से एक 2-4 वीडियोस बनाए थे, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। मोल फ्रैक्शन, इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, इनका न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, मोलालिटी, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों को आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करके इनको देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मास परसेंटेज, W/W। तो आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो W/W हम किस तरह निकालेंगे, मास परसेंटेज।
देखो भाई, मैंने आपको बताया कि कोई भी जो सॉल्यूशन है उसमें दो कॉम्पोजिशन है, एक है आपका सॉल्वेंट और दूसरा बन रहा है सॉल्यूट। दोनों जब आपस में मिल रहे हैं तो बन रहा है सॉल्यूशन। ठीक है, निकालना क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पार्ट्स में कितना कोई भी चीज़ मिला हुआ है, दैट इज़ नोन एज परसेंटेज। तो मास परसेंटेज किसका निकालना है? अगर आपको सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका निकल आएगा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आप इसको मास परसेंटेज को सॉल्व कर सकते हो। इसके बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन जितना आपने बनाया था उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना परसेंट प्रेजेंट है या उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना परसेंट प्रेजेंट है वो आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्या है? इट इज़ वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो, मुझे पता है कि जिन लोगों ने अभी इससे पहले वाला मास परसेंटेज अच्छे से सुना उन्हें वॉल्यूम परसेंटेज भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। कैसे? यहाँ पर भी वही तो फंडा है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हम चल रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और अगर आपको सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना है तो आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 10 ml अल्कोहल को वाटर में मिक्सअप करके जो सॉल्यूशन तैयार किया है वो 100 ml बना। समझ गए? 10 ml अल्कोहल को आपने वाटर में ऐड करके जो सॉल्यूशन तैयार किया है दैट इज़ 100 ml, ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस जो मास परसेंटेज है उसमें क्या बोलोगे? अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 10% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर या मैं बोल दूँ ग्लूकोज इन सॉल्ट, तो दोनों ग्लूकोज इन वाटर नहीं आएगा, सॉरी, ग्लूकोज इन सॉल्ट आ सकता है। ग्लूकोज को सॉल्ट में मिक्सअप आपने कर दिया, सॉलिड सॉल्यूशन आपने तैयार किया है, तो उसमें आप क्या करोगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज को आपने मिक्सअप किया है सॉल्वेंट में जो कि आपका सॉल्ट है, और टोटल आपको जो सॉल्यूशन का जो टोटल मास मिला है दैट इज़ 100 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो 10 मिलीग्राम को आपने डिज़ोल्व किया है इन या मिक्सअप किया है इन सॉल्यूट जो कि आपका सॉलिड था, तो उसका टोटल जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा? 100 मिलीग्राम्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पहुंच जाते हैं हम किस पर? मास बाय वॉल्यूम, थर्ड वन, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर आप लोगे मिलीग्राम और वॉल्यूम आ गया तो हम इसको लेंगे मिलीलीटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया? एग्जाम्पल ले रहे हैं ग्लूकोज इन वाटर, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलती से बोल दिया था, वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है।
तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने ग्लूकोज को इतना मिक्सअप किया है वाटर के अंदर जहाँ पर टोटल मेरा सोल्यूशन जो बन रहा है, क्योंकि यहाँ स्टेट कौन सी होगी, लिक्विड स्टेट, सॉल्वेंट जो हमारा है वो क्या है, वाटर है, वॉल्यूम हमने लेना है। तो हमने जब दोनों को मिक्सअप किया तो हमारा जो टोटल आ रहा है वो कितना आएगा, 100 ml। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, मास ऑफ, ये क्या हो गया, ग्लूकोज इज सॉल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू 100। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मास बाय वॉल्यूम को सॉर्ट आउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसका क्या मतलब हुआ, पार्ट्स पर मिलियन। फोर्थ वन इज पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन होता है 10 to the power 6 यानी 10 लाख, समझ गए। तो इसको मैं कैसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, क्या एग्जाम्पल दूँ, मेरे पास ना वाइट कलर के बीड्स हैं, है ना, मोती हैं, उसमें एक मोती, ये ना ट्रेसेस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी बहुत कम क्वांटिटी में कोई चीज़ होती है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 वाइट बीड्स हैं, उसमें एक रेड बीड पड़ा हुआ है ना, जैसे या ऐसा ये ले लो, ये इतनी सारी चॉक्स जो हैं मेरे पास वो कैसी हैं, वाइट हैं, समझ गए। ये सारी चॉक्स कैसी आ रही हैं, वाइट आ रही हैं। अब इसमें मैंने कितनी चॉक्स ली हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें एक चॉक कैसी है, पिंक। ये ट्रेसेस में मैंने एग्जाम्पल ले लिया, यानी ये वाली चॉक जो है ना, इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरीके से अगर मैं वाइट चॉक के नंबर बढ़ाते जाऊँ, इनको 100 कर दूँ और इसको सिर्फ 2 कर दूँ, हाँ, तो ये ट्रेसेस में हो गया। इसी तरीके से वाइट चॉक को बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं ले जाऊँ कितने नंबर पर, 10 लाख पर, और उसमें से कुछ 10-15 मैंने रेड ये रख दी चॉक, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेसेस में हो गई, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में हो गई। तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन 10 लाख चॉक्स में इसकी परसेंटेज कितनी है, ये कितने क्वांटिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे थे विथ 100, लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ 10 to the power 6, क्योंकि अब 100 पार्ट्स में से हम कुछ नहीं निकाल रहे, अब हमें किस में से निकालना है, अब हमें मिलियंस, 1 मिलियन में से फाइंड आउट करना है कि कितने पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पार्ट्स पर मिलियन में हम लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ solute divided by total parts of solution into 10 to the power 6। ठीक है, जब ये फाइंड आउट हो जाता है तो इसका जो यूनिट आप लिखते हो वो ppm लिखते हो। अब देखो ये ना कहाँ पर यूज़ हो सकता है, इसकी मतलब ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, किस जगह पर आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हो। तो इसका कॉमन एग्जांपल है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की हार्डनेस फाइंड आउट करने के लिए आप जो यूनिट वहाँ यूज़ करते हो दैट इज़ ppm। अब हार्ड वाटर की हार्डनेस क्या हो गई, हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर होता है ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अभी एक्स्ट्रा में जा रहे हैं फिर भी मैं बता देती हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। जब ये सारी चीज़ें ना पानी में मिली हुई होती हैं तो वो पानी को बना देती है हार्ड वाटर, यानी खारा पानी। नॉर्मल सॉफ्ट वाटर होता है, आपने सुना होगा सॉफ्ट वाटर के बारे में कि सॉफ्ट वाटर में झाग बहुत अच्छा आता है, साबुन बहुत अच्छे से काम करता है,
लेकिन हार्ड वाटर जो होता है, जो हैंड पंप का पानी होता है या बोरवेल का पानी होता है, जनरली वो हार्ड वाटर होता है। कुएं का पानी, कुछ कुएं का पानी मीठा होता है, बोलते हैं मीठा पानी है, खारा पानी है। तो मीठा पानी इज़ अ सॉफ्ट वाटर एंड खारा पानी इज़ हार्ड वाटर, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, हार्ड वाटर क्यों हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है कि कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट अगर पानी में मिले हुए हैं तो दैट वाटर इज कंसीडर्ड एज ए हार्ड वाटर एंड सोप कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज नोन एज हार्डनेस। क्या होती है हार्डनेस? सोप कंज्यूमिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब देखो पानी के मॉलिक्यूल्स तो बहुत होंगे ना, लाखों होंगे। उन पानी के मॉलिक्यूल में, लाखों पानी के मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंट है? सॉल्ट के। तो वो हम किस हिसाब से निकाल सकते हैं? बाय पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो इससे जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको उस पानी की हार्डनेस पता चलेगी। तो कितना मॉलिक्यूल मिला हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल जितने मॉलिक्यूल आपने लिए हुए हैं पानी के इनटू 10 टू द पावर 6। तो जो आंसर आएगा उसके सामने आप लिखोगे ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर सकते हो? जितने पार्ट्स पर मिलियन होते हैं दैट इज़ इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री फ्रेंच में, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री क्लार्क में, ठीक है। तो वो अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आगे के जो बाकी के पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया वो क्या क्या हो सकते हैं? दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट वन इज़ मोलालिटी, मोलारिटी, देन नॉर्मेलिटी। इन सब का वीडियो बन चुका है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो आगे आप इसी लेक्चर को कंटिन्यू करोगे तो आप उन लिंक्स पर जाकर बाकी के वीडियोस देख सकते हो। आई होप अभी तक का सॉल्यूशन जितना पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सो मैं इसको और आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, आपको पर्सनली मैसेज करके, दैट मीन्स आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके क्लियर कर दूँगी अगर कोई डाउट अगर इसमें रहेगा तो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो मी। थैंक यू, बाय बाय।